फ्रेंड्स, आज है 10 मई 2025 और 10 मई 2025 का करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। और देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले फ्रेंड्स, सारे एग्जाम के दोस्तों महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 9 मई को कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है दोस्तों। सोल्यूशन इसका है 9 मई को दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के यूपिया में शुरू हुई है। और इस टूर्नामेंट में 6 देश भाग ले रहे हैं। इसका उद्घाटन मैच भारत और श्रीलंका के बीच यूपिया के गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया। और ग्रुप ए में बांग्लादेश, भूटान और मालदीव शामिल है, जबकि ग्रुप बी में भारत और नेपाल श्रीलंका के साथ है। चैंपियनशिप का फाइनल 18 मई को होना है दोस्तों। और 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप दक्षिण एशिया की अंडर 19 पुरुष राष्ट्रीय टीमों के लिए क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नितिन गडकरी के अनुसार वैश्विक वाहन विनिर्माण रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है, तीसरा स्थान प्राप्त किया। सोल्यूशन इसका है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है दोस्तों। और नई दिल्ली में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय BBB शिखर सम्मेलन और बायो एनर्जी वैल्यू चेन पर एक्सपो के दौरान यह घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल्स की मांग बढ़ रही है और साथ ही ऑटोमोबाइल उत्पादन में वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधन की खपत भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि पर जोर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ियों में शामिल करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने ज्योति योजना शुरू किया दोस्तों? तो ये केरल ने शुरू किया फ्रेंड्स, केरल। सोल्यूशन है दोस्तों इसका प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ियों में शामिल करने के उद्देश्य से केरल सरकार ने ज्योति योजना शुरू की है। और जिसके तहत प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों में लाया जाएगा ताकि उनकी प्रगति और कल्याण में मदद की जा सके। इस कार्यक्रम के तहत अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर आक्रामक अभियान चलाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल जाने की आयु का कोई भी बच्चा राज्य की सड़कों पर न भटके। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 35 लाख प्रवासी काम कर रहे हैं और वे केरल का अभिन्न अंग बन गए हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी में नामांकित किया जाएगा दोस्तों। और 6 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय शहर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? कोझिकोड होगा, कोझिकोड ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। सोल्यूशन इसका है कोझिकोड शहर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में स्थान प्राप्त किया है। इसका श्रेय नगर निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयु अनुकूल नीति के कार्यान्वयन को जाता है। और नेटवर्क में इस समावेश के साथ कोझिकोड निगम को अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लागू किया जा रहे आयु अनुकूल बुनियादी ढांचे और प्रथाओं से सीखने का अवसर मिलेगा। और स्थानीय स्तर पर इसी तरह की पहल शुरू करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। एक शहर को आयु अनुकूल तब माना जाता है जब वह बुजुर्गों के लिए गरिमा और स्वतंत्रता के साथ सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए स्थान बनाता है। WHO ने इस नेटवर्क को 2010 में शुरू किया था ताकि वैश्विक स्तर पर शहरों और समुदायों को बुजुर्गों के लिए अनुकूल बनाने में मदद मिले। और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और सक्रिय उम्र बढ़ने को बढ़ावा देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी कौन बने दोस्तों? तो लियो 14 ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को 8 मई 2025 को नए पोप के रूप में चुना गया। वे संयुक्त राज्य अमेरिका से पहले पोप बने हैं। और प्रीवोस्ट ने पोप का नाम लियो 14 चुना। वे कुल मिलाकर 267वें पोप है दोस्तों। और प्रीवोस्ट पोप फ्रांसिस की जगह लेंगे, जिनका 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पोप फ्रांसिस ने 12 वर्षों तक चर्च का नेतृत्व किया था। वे अपने प्रगतिशील और दयालु दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। नए पोप के सामने अब कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। उन्हें वैश्विक संघर्षों को संबोधित करना होगा और विभाजित चर्च को एकजुट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों?
दोस्तों ये सोनू सूद जी को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा किया कि मशहूर अभिनेता और सूद चैरिटी फाउंडेशन के संस्थापक सोनू सूद को कोविड-19 के दौरान उनके परोपकारी कार्यों के लिए तेलंगाना में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह विशेष सम्मान मानवता के प्रति उनकी असाधारण सेवा और उनके फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। यह पुरस्कार 31 मई 2025 को हैदराबाद के हाईटेक्स एरिना में फेस्टिवल के अंतिम समारोह के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा। और इस वैश्विक सम्मान को प्राप्त करने के अलावा सोनू सूद ग्रैंड फिनाले के आधिकारिक जजों में से एक के रूप में भी काम करेंगे, जो अगली मिस वर्ल्ड का ताज पहनाने वाले प्रतिष्ठित पैनल में शामिल होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने गैसीकरण परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कोयला मंत्रालय। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, कोयला मंत्रालय ने गैसीकरण परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना की श्रेणी सेकंड के तहत चयनित आवेदकों के साथ कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण संयंत्र विकास और उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। श्री सनोज कुमार झा अतिरिक्त सचिव और अन्य तकनीकी निदेशकों सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों। और इस श्रेणी के तहत स्वीकृत आवेदकों में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्रेटा एनर्जी एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड और न्यू एरा क्लीन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, DPIIT और हाफेल इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा डी सही होगा दोस्तों, भारत की विनिर्माण और नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। इसका सॉल्यूशन देखिए, DPIIT और हाफेल इंडिया ने 7 मई 2025 को नई दिल्ली में एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। और इस सहयोग का उद्देश्य भारत के विनिर्माण और नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देना है। यह स्टार्टअप MSME और उद्यमियों को समर्थन देने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। यह भारत को वैश्विक विनिर्माण नेता के रूप में स्थापित करना चाहता है दोस्तों। हाफेल उत्पाद नवाचार, घरेलू सोर्सिंग और उद्यमिता में प्रयासों का नेतृत्व करेंगी दोस्तों। और कंपनी स्टार्टअप और MSME को बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करेगी। और यह स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को विकसित करने और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने में भी मदद करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों? कौन करता है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें वर्तमान में IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन सबसे पहले देखिए, हाँ देखिए फ्रेंड्स, इसका ये देखिए फ्रेंड्स, विक्रम मिश्री होगा दोस्तों। विक्रम मिश्री इसका सही होगा दोस्तों। भारत 9 मई को वाशिंगटन में IMF बोर्ड की बैठक में अपनी चिंताओं को प्रस्तुत किया दोस्तों। और चर्चा पाकिस्तान को प्रदान की गई वित्तीय सहायता पर केंद्रित थी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बैठक में भारत की भागीदारी की पुष्टि की दोस्तों। उन्होंने कहा कि IMF में भारत का प्रतिनिधित्व देश की स्थिति को साझा करेगा। भारत ने IMF कार्यक्रम को पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में चिंता जताई है दोस्तों। और पाकिस्तान को दिए गए 24 IMF बेलआउट पैकेजों में से अधिकांश सफलतापूर्वक समाप्त नहीं हुए हैं दोस्तों। और परमेश्वरन अय्यर वर्तमान में IMF में भारत के कार्य निदेशक, देखिए दोस्तों ये गलत है दोस्तों, ये हमारा होगा दोस्तों परमेश्वरन अय्यर। देखिए दोस्तों, परमेश्वरन अय्यर यहाँ पे है, कार्यकारी निदेशक है दोस्तों। और उन्होंने भारत सरकार द्वारा KV सुब्रमण्यम को हटाए जाने के बाद यह पद संभाला है। पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान को कई IMF बेलआउट पैकेज मिले दोस्तों। सितंबर 2024 में IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत और चिली के बीच CEPA वार्ता का पहला दौड़ कब होगा दोस्तों? ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखिए 26 से 30 मई 2025 के बीच होगा दोस्तों। सोल्यूशन इसका है, भारत और चिली ने 8 मई 2025 को व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के लिए संदर्भ की शर्तों TOR पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। और यह समझौता दोनों देशों के बीच औपचारिक CEPA वार्ता की शुरुआत का संकेत है दोस्तों। और इस पर भारत में चिली के राजदूत महामहिम श्री जुआन अंगुलो ने हस्ताक्षर किया दोस्तों। और भारत के वाणिज्य विभाग ने संयुक्त सचिव श्री विमल आनंद ने भी TOR पर हस्ताक्षर किए। पहले दौर की वार्ता 26 से 30 मई 2025 तक नई दिल्ली में होगी दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 2025 से 26 फसल सत्र में खाद्यान्न उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है दोस्तों? ऑप्शन इसका देखिए फ्रेंड्स, डी सही होगा, 354.64 मिलियन टन लक्ष्य निर्धारित किया है दोस्तों। इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 2025-26 फसल सत्र के लिए 354.64 मिलियन टन एमटी खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है दोस्तों, और यह चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 2024-25 फसल सत्र के 341.55 एमटी खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य से 4% अधिक है फ्रेंड्स। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन की बैठक में इस लक्ष्य को मंजूरी दी गई, और बैठक में राज्यों के मंत्रियों और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया दोस्तों। और भारत में फसल का मौसम जुलाई से जून तक होता है दोस्तों, और भारतीय मौसम विभाग ने भी 2025 में सामान्य से अधिक दक्षिण पश्चिम मानसून जून सितंबर का पूर्वानुमान लगाया है, और जो कृषि के अनुकूल माना जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूटान की डीजीपीसी ने किस भारतीय कंपनी के साथ जल विद्युत परियोजना विस्तार के लिए समझौता किया दोस्तों? अडानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन डीजीपीसी और भारत के अडानी ग्रुप के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है दोस्तों, जिसके तहत वे मिलकर 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं भूटान में विकसित करेंगे। और यह समझौता थिम्पू में डीजीपीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर दसो च्वांग रिंजिन और अडानी ग्रीन हाइड्रो लिमिटेड के सीओओ नरेश तेलुगु द्वारा किया गया दोस्तों। यह समझौता वांगचू जल विद्युत परियोजना में पहले से चल रही साझेदारी का विस्तार है, जिसमें डीजीपीसी के 51% और अडानी समूह के 49% हिस्सेदारी है दोस्तों। इस समझौते के तहत अडानी समूह वित्तीय सहयोग और परियोजना प्रबंधन में डीजीपीसी का समर्थन करेगा, साथ ही भूटान की बिजली को भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा बाजारों में पहुंचाने में मदद करेगा दोस्तों। और यह समझौता भूटान के 2040 नवीकरणीय ऊर्जा रोडमैप के अनुरूप है दोस्तों, और जिसका लक्ष्य 20,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करना है, और यह भारत और भूटान के बीच ऊर्जा सहयोग को भी मजबूत करता है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, बार सारे क्वेश्चन हम लोग वीडियो में देख रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 9 मई को कहाँ शुरू होगा दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नितिन गडकरी के अनुसार वैश्विक वाहन विनिर्माण रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनवाड़ियों में शामिल करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने ज्योति योजना शुरू की दोस्तों? तो ये केरल ने शुरू किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शहर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो कोझिकोड ने प्राप्त किया दोस्तों। नेक्स्ट, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ने कौन सा पोप नाम सुना है दोस्तों? तो लियो 14। नेक्स्ट, तेलंगाना में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये सोनू सूद को सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने गैसीकरण परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो कोयला मंत्रालय ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, DPIIT और हाफेल इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो भारत की विनिर्माण और नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देना है दोस्तों। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्तमान में IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों? तो परमेश्वरन अय्यर करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत और चिली के बीच CPA वार्ता का पहला दौरा कब खत्म होगा दोस्तों? 26 से 30 मई 2025 के बीच खत्म होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत सरकार ने 2025-26 फसल सत्र में खाद्यान्न उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया दोस्तों? तो 354.64 मिलियन टन निर्धारित किया दोस्तों। नेक्स्ट, भूटान की DGPC ने किस भारतीय कंपनी के साथ जल विद्युत परियोजना विस्तार के लिए समझौता किया दोस्तों? तो ये अडानी ग्रुप ने किया दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा यह सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है, सेशन को एक लाइक जरूर कीजिए और किसी ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन के बटन को एक बार आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।